बात करते हैं शिक्षण के सूत्र व विधियों की। ठीक है भाई, देखिए हाँ भाई देखो, एक सभी के लिए सूचना है, प्लेटफॉर्म कंपटीशन क्लासेज का जो ऐप है ना 12 वाला ऑनलाइन ऐप, उसमें फ्री टेस्ट है आज का, वो दे सकते हो आप सभी। ठीक है, तो आज सभी टेस्ट दे लेना उसमें। ठीक है, हाँ ऑनलाइन बीएसटीसी का 6 नंबर वाला टेस्ट है ना, 6 नंबर का टेस्ट वो। ठीक है, 6 नंबर का बीएसटीसी वालों का जो टेस्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिया जा सकता है, प्लेटफॉर्म कंपटीशन क्लासेज। ठीक है, अरे जो ऐप है ना यहाँ का, अगर किसी को ऐप के बारे में पता नहीं हो तो ऑफिस में पूछ करके चला जाता। ठीक है, वो बता देंगे, आप डाउनलोड करवा देंगे और वहाँ जा करके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलो आइए इधर आओ। अब देखो यार, हम बात कर रहे हैं शिक्षण के सूत्र एवं विधियों की। तो देखो अब आज बढ़िया सब आके बैठ चुके हैं, ऑफिस से क्लास रनिंग करेंगे, 1-1.5 घंटे क्लास लगेगी। देखो शिक्षण के सूत्र व शिक्षण विधियों की अपन बात करते हैं। तो देखिए इधर, शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करने वाले शिक्षण कार्य को इधर देखना भाई, सभी समझो बात को। हाँ, सबका ध्यान हटी होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो देखो इधर देख लो ध्यान से। तो शिक्षण कार्य को सरल सुग्राही व रोचक बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को सरल सुग्राही व रोचक बनाने के लिए जिन सूत्रों व विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधियां कहते हैं। ठीक है भाई, देखो यार, शिक्षण कार्य को सरल सुग्राही व रोचक बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को सरल सुग्राही व रोचक बनाने के लिए जिन सूत्रों व जिन विधियों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे, शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधियां। ठीक है, तो शिक्षण सूत्रों शिक्षण विधियों के माध्यम से जो शिक्षण जो कार्य होता है, इस शिक्षण कार्य को रोचक व सुग्राही बनाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा देखो शिक्षण की जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो रोचक होती है सूत्रों के माध्यम से। तो इन सूत्रों व विधियों को शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधियां कहते हैं। ठीक है बात, तो लिखो इसमें, लिखो चलो। देखो शिक्षण कार्य को सरल सुग्राही व रोचक बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को सरल सुग्राही व रोचक बनाने के लिए जिन सूत्रों व विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे भाई, उन्हें ही शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधियां कहते हैं। किया जाता है उन्हें शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधियां कहा जाता है। उन्हें शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधियां कहा जाता है। ठीक है, उन्हें शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधियां कहा जाता है। ठीक है, तो समझ लो एक बात ध्यान से इधर वापस से। तो देखो शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधियां, इस शिक्षण कार्य को सरल सुग्राही व रोचक बनाने के लिए जिन सूत्रों व विधियों का यदि अपन प्रयोग करेंगे तो उन्हें शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधियां कहेंगे। क्या कहा जाता है उन्हें, शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधियां, जिनकी सहायता से शिक्षण कार्य को सरल बनाया जाए, सुग्राही बनाया जाए, यानी समझने वाला बनाया जाए, ग्रहण करने में आसानी हो। ठीक है, तो उस और रोचक बनाया जाए वो कहलाता है शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधियां। ठीक है, अगले लाइन में लिखो, यह निम्न प्रकार के हैं, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो इसमें निम्नलिखित प्रकार नंबर 1, इसमें नंबर 1 लिखो।
ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह निम्नलिखित प्रकार के होते, लिख लें यहां तक। सबसे पहले लिखो ज्ञात से अज्ञात की ओर, समझते हुए चलेंगे कि अब बताओ ज्ञात क्या चीज होती है। ज्ञात मतलब अरे जिसके बारे में जानना, हाँ जिसके बारे में अपन क्या करते हैं, जानते हैं। तो किसी चीज के बारे में जानना ज्ञात हो गया, और किसी चीज के बारे में नहीं जानना, जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, ठीक है, हाँ जानता हूँ ना कि ये कहाँ से आता है, क्या करता है, ठीक है, तो वो क्या है, जानना, ज्ञान। और मैं जैसे नहीं जानता, वो ज्ञात चीज है, ठीक है, तो वो चीज छोड़। अब देखो सबसे पहले बालक जो होता है, बालक, सबसे पहले बालक को कहाँ से शिक्षण कार्य में, शिक्षण कार्य को किस प्रकार करना चाहिए। देखो ये बात आती है कि शिक्षण कार्य, जैसे विद्यालय में आपकी नई ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, टीचर बनने के बाद होनी है, सभी बनोगे ना, हाँ सभी बनोगे, टेंशन नहीं, तो बढ़िया अच्छे से तैयारी करेंगे, सब बन जाएंगे टीचर। तो जैसे ही नए स्कूल में जब अपनी ज्वाइनिंग होती है, अपन जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जिस क्लास में प्रधानाध्यापक के द्वारा जिस क्लास में अपन को जिस सब्जेक्ट के लिए भेजा जाता है पढ़ाने के लिए अपन जाते हैं, तो अपन सबसे पहले क्लास में जाने के बाद पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, खड़े होकर देखते हैं। हम ये देखते हैं पहले तो कि भाई क्लास में कौन सी क्लास है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई किस क्लास में हम जा रहे हैं, कौन सी क्लास है। जैसे आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भेजा गया, कौन सी क्लास में, प्रथम क्लास। तो प्रथम क्लास में जाने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले ये चीजें जानो कि बालक इस क्लास के अकॉर्डिंग कितना जानते हैं, यही जानोगे ना। सबसे पहले ये तो नहीं कि सभी से नाम पूछ पाछ के फ्री होकर बैठ जाओ, ठीक है कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। पहले अपन ये जानेंगे कि हाँ पहले सामान्य जानकारी ली जाएगी, सामान्य जानकारी, उसके बाद अपन क्या करेंगे, पहले बालकों से के बारे में जानेंगे कि बालक कितना जानते हैं, बालक अब कितना जानते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, पूछेंगे उनसे, पूछते ना कुछ। जैसे छोटे बच्चे से अपन पूछते हैं कि बेटा आप सभी कौन सी क्लास, सभी कहेंगे हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे बच्चे ना। फिर बेटा आप सब लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, फिर वो कहेंगे सर मुझे ये आता है, सर मुझे आता है। ऐसे बच्चे होते हैं, उत्सुक होते हैं, है ना। कोई जिसको पहाड़ आते हैं वो पहाड़ बताएंगे, किसी को सवाल आते हैं सवाल बताएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, क्या जानने का प्रयास करेंगे कि बालकों को कितना याद है, कितना आता है, कितना आता है, वो जाने का प्रयास करें। तो हम जो जान रहे वो क्या है, ज्ञात, वो क्या है, ज्ञात। और जानने के बाद आपने चीजों को जान लिया कि बच्चों को पहाड़े आते हैं, फर्स्ट वालों को आपने जान लिया कि कक्षा प्रथम के बच्चों को सिर्फ पहाड़े आते हैं, उसके बाद ज्यादा आगे नहीं आता। तो अब आप क्या करोगे, जब उनको पहाड़े आते तो मतलब उनको पहले गिनती भी आते हैं, ठीक है, गिनती आते तो उन्होंने पहाड़े याद कर लिए। अब आप जिस दिन से क्लास में गए, अब आप क्या करोगे, तो आप ये सोचोगे कि आपको आगे पहाड़ों के बाद बच्चों को सवाल सिखाने, क्या सिखाने हैं, सवाल, ठीक है। जब पहाड़ आ रहे सभी को, सारे बच्चों को पहाड़ आ रहे, तो आपने उस चीज को जान लिया, उस चीज का आपने क्या कर लिया, ज्ञान कर लिया, ज्ञात कर लिया। यानी ज्ञात चीज क्या है, वो पहाड़ों के बारे में जानते हैं, ये ज्ञात हो चुका है, ठीक है। हम किसी चीज के बारे में जान लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। फिर अब क्या करोगे कि बालकों को ज्ञात चीज से, उससे वहीं से स्टार्ट करोगे, आप वहीं से स्टार्ट करोगे बालकों का, आप कि बालकों के ज्ञात चीज से अज्ञात की ओर जाना, ठीक है। यानी जो बालक जो जानता है, बालक जो जानता है, जैसे वो पहाड़े जानता है, वहां से उसको कहां तक, अज्ञात यानी सवाल की ओर ले जाना। बालकों को ज्ञात चीजों से अज्ञात चीजें सिखाना होता है। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक जो जानता है पहले वही सिखाओ, बालक जो जानता है पहले उसी का दोहरान करो, बालक जो जानता है पहले उसी का दोहरान करो, फिर उसके बालक जो नहीं जानता उसे सिखाओ, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात। अब देखो इसमें लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद हो गया ना कि ज्ञात जान करके अज्ञात जो नहीं जानता वहां तक सिखाना। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि बालक पहाड़े जानता है, तो आप क्लास में एक बार पहले पहाड़ों को एक बार वापस रिवाइज करवाओगे, रिवाइज करवाने के बाद आप ये पता लगाओगे कि सभी बालक पहाड़े, सभी बालकों को पहाड़े आते हैं, हाँ आपकी क्लास में सभी बालकों को पहाड़े आते हैं। तो आप बस ठीक है, अब मैं सवाल सिखाऊंगा, क्या करेंगे अपन, सवाल सिखाएंगे। तो बालक को कहेंगे बेटा सवाल आते क्या, फिर वो कहेंगे नहीं सर, या नहीं मैम हमें पहाड़े नहीं सिखाएंगे, तो नहीं सोई ट्यूशन सवाल नहीं करवाएंगे। तो सवाल नहीं सिखाएंगे तो फिर अपन क्या करेंगे कि ठीक है आप लोगों को पहाड़े आते हैं, तो अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ या सवाल सिखाती हूँ, ठीक है, ये होता है ना। फिर अपन उसको सवाल कराएंगे। तो सवाल कराने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले उन चीज़ों को, जैसे अब उसको कंटिन्यू पहले जोड़ के करवाएंगे, पहले सरल,
फिर कठिन, पहले सरल फिर कठिन चलेगा, पहले जोड़िए कराना। तो ध्यान रखना, ज्ञात चीजों से अज्ञात चीज सिखाना यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, ठीक है। ज्ञात चीज से अज्ञात चीज को सिखाना ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, ये एक शिक्षण सूत्र है, ठीक है। आगे बात सुनिए, अब इसमें लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगला लिखो दूसरा। अगर कोई लिखना चाहो तो इसके आगे लिख लो, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाया जाता है। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाया जाता है। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार ज्ञात से यानी जो जानता है वहां से, जो नहीं जानता उसकी ओर सिखाया जाता है, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है दूसरा है भाई सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। अब देखो यहां से क्या होता है भाई, सरल से बालक को कहां ले जा रहे हैं, कठिन की ओर। यानी बालक को पहले क्या सिखाओगे आप, सरल चीजों को। सरल यानी जैसे, अब मैं समझ रहा हूं उदाहरण को वापस से, बालक क्या सीख चुका है, पहाड़े, जैसे पहाड़े आदत सरल, अब वहां ज्ञात चीज जान ली, अज्ञात की जा रहे हो आप, अज्ञात यानी पहाड़ सिखाना चाह रहे हो। अब पहाड़ों में डायरेक्ट भाग का सिखा दोगे क्या, नहीं, तो सॉरी सवाल किसका नहीं सिखाओगे, भाग का। पहले क्या करेंगे अपन, पहले जोड़ के सवाल करवाएंगे, पहले किसे करवाएंगे, जोड़ के, फिर गुणा के और फिर भाग के, यानी सरल से कठिन की ओर। जैसे पहले बच्चे ने वर्णमाला का ज्ञान कर लिया, आपने सबको पता है वर्णमाला का ज्ञान है, तो आप पहले बच्चों को, जैसे वर्णमाला याद है तो आप पहले बच्चों को क्या करोगे, सामान्य शब्दों को जोड़ते हुए, जैसे अब अ से क्या होता है, अ से अनार, क से, ठीक है, क से कबूतर है ना, म से मछली, वेरी गुड, क से कबूतर, म से मछली, ल से लड्डू, सब जानते हैं, पूरी वर्णमाला अपन को कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी भर, है ना, खूब सीखिए पढ़िए। तो देखो अब अपन क्या करेंगे कि बेटा क से कबूतर, म से मछली, ल से लड्डू, ठीक है। अब देखो क से कबूतर क, म से मछली म, और ल से लड्डू, तीनों को जोड़ो क्या हो गया, कमल। तो बच्चा पढ़ेगा ना उसको सरल रूप में क्या करेगा, क्योंकि उसको वर्ण, अरे उनको अक्षर ज्ञान, जब वर्णों का ज्ञान हो चुका है तो बच्चा उसको देख करके सीख के पढ़ेगा। अब जब उसको सरल शब्दों को सिखाएंगे, पहले बच्चों को सरल शब्दों को सिखाएंगे, सरल शब्द सीखने के बाद फिर मात्रा लगा के सिखाएंगे, तो सरल से कहां बढ़ रहे अपन, कठिन के। तो यह शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि बालकों को पहले, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सबसे पहले सरल चीजें सिखाओ और सरल के बाद कौन सी सिखाओ, कठिन, ठीक है। पहले पाठ सिखाएंगे फिर सवाल सिखाएंगे, वही चीज है, ठीक है। पहले अपन सरल शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे, बाद में कठिन शब्दों को सिखाएंगे, तो सरल से कठिन की ओर। अगला लिखो तीसरा, अगला है विश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखो विश्लेषण मतलब उसको एनालिसिस करते हुए उसको अपन विभाजित करना, अंशों में विभाजित करना, विश्लेषित करना, ठीक है। शिक्षण सामग्री को बांटना, भागों में बांटना, शिक्षण सामग्री को भागों में बांटना, अंशों में विभाजित करना विश्लेषण, और उसको सरल रूप में जोड़ लेना संश्लेषण। अब देखो इस शिक्षण सूत्र, ये एक प्रकार का, ध्यान रखना, ये एक प्रकार का शिक्षण सूत्र भी है और ये एक प्रकार की शिक्षण विधि है। तो ये शिक्षण सूत्र भी है, शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधि दोनों है, व शिक्षण विधि दोनों है ना, शिक्षण विधि, ये शिक्षण सूत्र व शिक्षण विधि दोनों, ठीक है भाई। ये मोबाइल विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले शिक्षण कार्य का क्या होता है, विश्लेषण। सबसे पहले चीजों को विश्लेषित किया जाएगा, सबसे पहले शिक्षण की चीजों का विश्लेषण किया जाएगा, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, संश्लेषण, ठीक है। तो जैसे अपन छोटी छोटी चीजों को सिखाएंगे, फिर उनको जोड़ करके बालकों को पूरा सिखा देंगे, ठीक है। वैसे जैसे विश्लेषण करना मतलब जैसे शब्दों को तोड़ते हुए, जैसे ठीक है, फिर प्लस क्या आएगा, न, फिर उसके बाद बेटा आ की मात्रा क्या होती है, इस प्रकार की होती है। उसके बाद र, फिर उससे कहेंगे इसको अपन जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, क्या बन गया, हाँ खाना है क्या, हाँ है ना, ये हो गया अनार। तो इस प्रकार से अपन बालकों को सिखाएंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, विश्लेषण। सबसे पहले विश्लेषण करके देखो, शिक्षण को करने के लिए अध्यापक के द्वारा चीजों को विश्लेषित कर लिया जाए, बाद में उसका संश्लेषण कर लिया जाए, तो बालक एक एक चीज को अलग अलग भाग को समझते हुए आसानी से उसको जोड़ते हुए सीख लेगा, ठीक है ना। पहले विश्लेषण करेंगे बाद में। तो ये एक क्या है, शिक्षण सूत्र के साथ साथ शिक्षण विधि भी है, ठीक है। अगला है आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन, निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। अब देखो, आगमन मतलब आना और निगमन है जाना, ठीक है। वेरी गुड। आगमन समझो, पहले लिखो इसको, लिख लिया। चलो पहले देखो, ये चीज, ये भी एक शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधि दोनों है, ध्यान रखना। ये एक वैसे देखा जाए तो महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। यह सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है। यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है, ठीक है। यह सर्वश्रेष्ठ क्या है, शिक्षण विधि। अब समझना बात को, देखो इधर शब्द को समझना भाई। यहाँ पे जैसे ये आगमन है, तो आगमन, आगमन यानी होता है, देखो ये आगमन और निगमन दोनों प्रकार की शिक्षण विधियों को सम्मिलित करके बनाई गई है। दो अलग अलग शिक्षण विधियां वैसे तो, एक तो आगमन है और एक निगमन है। अब दोनों शिक्षण विधियों को जोड़ करके बना दिया गया आगमन निगमन शिक्षण विधि या शिक्षण सूत्र। तो यहाँ पर पहले बालकों को ध्यान रखना, आगमन, आगमन का जो होता है वो होता है विशिष्ट उदाहरण से, यानी पहले उदाहरण, पहले बालकों को आप उदाहरण समझाओ। पहले क्या समझाओ, उदाहरण। और उदाहरण की बात, उदाहरण से बालकों को क्या समझा दो, नियम। उदाहरण से बालकों को किसके द्वारा समझाओ, फिर नियम के द्वारा। तो देखो इधर, ये बात नहीं होनी चाहिए, इधर 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 देखो, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आगमन से निगमन की ओर मतलब पहले बालकों को आप उदाहरण के बारे में, पहले किसके बारे में समझाओगे, उदाहरण के बारे में। पहले बालक उदाहरण के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने किसी चीज का उदाहरण दिया, ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करता हूं मैं। उदाहरण दिया मैंने जैसे कि विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है, मैं कहूँ। और जैसे मैंने एक उदाहरण और दिया, जैसे अभय प्लस आरण्य बराबर अभ्यारण्य, ठीक है। तो मैंने दोनों उदाहरण दिया आप, ठीक है ना। दोनों उदाहरणों में आपने क्या सीखा, देखो दोनों उदाहरणों में, चलो एक मिनट, तो दोनों उदाहरणों में क्या सीखा आपने, जानते हो ना, संधि हमने पढ़ रखी है ना, मैं हिंदी से दे रहा हूँ। तो जैसे विद्या प्लस आलय, अ बराबर आ बराबर क्या हो गया, आ होता है, ठीक है। दोनों में अब बच्चों को क्या सिखा रहा हूँ मैं, उदाहरण लेके पहले मैंने सारे उदाहरण लिख दिए। अब मैं मान लो मैं ऐसे लिखूं कि रमेश, सुरेश, रविंद्र, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे लिख दो। अब मैं बोलूँ तुमसे कि इन सब से क्या पता लगा, तो बच्चा क्या कहेगा, सर जहाँ पे समान स्वर आते हैं वहां पर आपने उसका बड़ा दीर्घ कर दिया, ठीक है। अरे समान लघु स्वर होता है ना, जैसे अ बराबर क्या हो, आ, समान स्वर आने पर उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अब ये चीज आप उदाहरण में दिखा रहा हूँ, बार बार उदाहरण वैसे ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे बार बार मैंने दीर्घ संधि के उदाहरण दिए, आते ना दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा तुम्हें। जैसे मैं गुण संधि के उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वृद्धि संधि के उदाहरण दे रहा हूँ, तो सारे उदाहरण में वैसे ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जब मैं बार बार उदाहरण दूंगा, तो उदाहरण देने पर आपको क्या लगा कि सर वैसे ही उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर समान स्वर आ रहा है और उसके बाद में दीर्घ हो रहा है, दोनों को मिला करके ये संधि बना रहे हैं। तो पहले उदाहरण, फिर बाद में मैंने क्या कहा कि देखो इस प्रकार प्रत्येक उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि समान स्वर आने पर उसका दीर्घ हो जाएगा, यही नियम है। यही क्या है, नियम। यही क्या है, नियम है। तो फिर अपन बालक क्या करेगा, पहले उदाहरण सीख गया और बाद में क्या सीख गया, नियम। और फिर वो नियम को लागू कर देगा, और नियम लागू करते हुए वो क्या बन जाएगी, जैसे वो संधि का पर्टिकुलर वही बन गया। जैसे अ के बाद ई हुआ है तो उसका ए हो जाता है, अ के बाद समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार को क्या बन गया, नियम। तो ये शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधि क्या कहती है कि बालकों को पहले उदाहरण से समझाओ, पहले किससे समझाओ और उसके बाद किससे क्या बताओ, नियम। तो बालकों को पहले उदाहरण दो, उसके बाद नियम के बारे में बताओ, ठीक है। तो आगमन से निगमन की ओर, ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि होती है।
लिख लो इसको भी, लिख लो, लिख लिया। चलो इसमें एक लाइन और लिखना, देखो देखो इस शिक्षण सूत्र व विधि के अनुसार, इस शिक्षण सूत्र व विधि के अनुसार, इस शिक्षण सूत्र व विधि के अनुसार बालकों को उदाहरण देते हुए नियम के बारे में, बालकों को उदाहरण देते हुए नियम के बारे में, बालकों को उदाहरण देते हुए नियम के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने 4। अगला देखो, अगला है देखो, कितने में 4 हो गए ना? हाँ, अगला 5। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। देखो पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। तो देखो पहले पूर्ण स्वरूप के बारे में, पहले क्या है, आप जो शिक्षण कार्य करते हो उसके बारे में पहले पूर्ण के बारे में बताओ, पहले पूर्ण चीजों के बारे में, पहले पूर्ण यानी संपूर्ण जो चीजें होती है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है, यह शिक्षण सूत्र यह कहता है कि बालकों को सबसे पहले पूर्ण चीजों के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताओ, जो उसका पूरा जैसे मान लो अभी शिक्षण कार्य के दौरान अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को एक टीचर ही पढ़ाता है वैसे, ठीक है, बड़ी क्लासों में वही पढ़ाता है, एक टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। और छोटी क्लासों में क्या होता है कि एक टीचर गणित भी पढ़ा देता है, विज्ञान भी पढ़ा लेता है, पर्यावरण भी पढ़ा लेता है, ठीक है। वही सवाल भी सिखा देगा, वही छोटी क्लासों में जो छोटे बच्चे, हाँ, वो पेड में जाते हैं ना प्राइवेट स्कूलों में, वो सब सिखाती है, वो सब पढ़ाती है ना, हाँ। और पर्टिकुलर बड़ों में तो वही जो आप लोग का सब्जेक्ट है वही पढ़ाना है। अब देखो होता क्या है, जैसे पूर्ण से अंश की ओर यह कहा जाता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बालकों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, शिक्षण कार्य करो जिस सब्जेक्ट का, जिस चीज का, तो आप बच्चों को उसके सामने उसके पहले पूर्ण स्वरूप को, पहले उसके पूर्ण स्वरूप के बारे में बताओ, ठीक है। पूर्ण स्वरूप मतलब जैसे पढ़ाने से पहले देखो, फर्स्ट दिन जब मैं क्लास में आया था, मेरी क्लास में जो पहले दिन बैठे थे, मैंने सबसे पहले क्या किया था, सिलेबस के बारे में बताया था। क्या बताया था? सिलेबस, ये चीजें पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो होता है पूर्ण के बारे में। पहले अपन शिक्षण सूत्र ये होता है कि पहले आप पूर्ण चीज के बारे में जानकारी दो। मान लो बालक को सिलेबस ही पता नहीं, अब बीएसटीसी करने वाले को सिलेबस पता नहीं है, बेटा एक क्लास में आ रहा है, जा रहा है, सिलेबस पता नहीं है उसको, उसके सिलेबस का ही पता नहीं है, तो अपन आगे कैसे पढ़ पाएंगे ना चीज़ों को। तो पहले पूर्ण चीज़ के बारे में, पूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी रखना पूर्ण होता है। फिर उसका पार्ट वाइज डिस्कशन करना। देखो बीएसटीसी के सिलेबस में 4 पार्ट थे, सबसे पहला मेंटल वाला, जीके वाला, टीचिंग वाला, फिर लैंग्वेज वाला। तो अपन ने क्या किया फिर कि अपन ने एक प्लान बना लिया कि मुझे रोज कोचिंग भी जाना है, मुझे रोज घर पे भी पढ़ना है, मुझे रोज क्वेश्चन भी सोल्व करना है। तो वो अपना जो प्लानिंग थी, जो अपना नियोजन था पढ़ने का जो नियोजन की जो प्रक्रिया थी, हमने उसमें क्या किया अपन ने पहले सबसे पहले पूर्ण चीज बीएसटीसी के पूरे सिलेबस को निकाला, फिर उसका पार्ट वाइज डिस्कशन किया। तो अपन एक एक चीज पे जा रहे थे। फिर अपन ने टीचिंग में आए तो अपन ने देखा कि अपने बीएसटीसी वालों के मात्र 7 टॉपिक नहीं है ना, हाँ 7 टॉपिक के बारे में अपन ने बीएसटीसी में ध्यान दिया, 7 को पढ़ लिया, तो इसमें ये पढ़ लिया, उसमें वो पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया। तो पहले कब पढ़ा? जब पहले आपने पूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो सबसे पहले पूर्ण के बारे में बताओ, यानी बालक को सबसे पहले पूरे से सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहिए कि बेटा आज से अपन गणित पढ़ेंगे, गणित में ऐसे होता है, उसके बारे में जानकारी दो, इसमें क्या क्या होते हैं, सामान्य जानकारी दो। फिर उसके बाद में एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ, तो वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। वो क्या होता है? पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले पूर्ण स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान दो और उसके बाद में छोटे छोटे भागों अंशों की ओर उसके बारे में बताओ, ठीक है। अरे समझ जाओगे नाम से, पूर्ण से अंश की ओर। अगला मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो मूर्त यानी क्या होता है, मैंने बताया था एक दिन क्लास में, क्या होता है मूर्त? मूर्त से
अमूर्त की ओर। बताओ भाई, मैंने उस दिन बताया था क्लास में तुम्हें, मूर्त यानी ठीक है। देखो, मूर्त का मतलब होता है जिन चीजों को अपन देख सकते हैं, जिन्हें अपन वास्तविक रूप से देख चुके हैं, जिन्हें हम वास्तविक रूप से जानते हैं, ठीक है। मूर्त यानी होता है जिसे हम वास्तविक रूप से देख चुके हैं, वास्तविक रूप से जानते हैं, वो मूर्त चीजें जो जो हमारे सामने वास्तविक है, जो क्या है वास्तविक है, जिन्हें हम देख सके, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते, जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे सामने वास्तविक है, जिन्हें हम जानते हैं, वो होती है मूर्त चीजें। क्या होती है वह? मूर्त चीजें। हाँ, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, ये होती है मूर्त चीजें। अब देखो, इन मूर्त चीजों से कहाँ जा रहे हैं? अमूर्त की ओर। अमूर्त जिन्हें नहीं जानते, ठीक है, जो कल्पना मात्र होती है, जो कल्पना मात्र से उत्पन्न होती है, ठीक है, जिन्हें देखा जा नहीं सकता, जिन्हें नहीं देखा गया हो, पहले नहीं गया हो, जिन्हें देखा नहीं गया हो, ठीक है। तो देखो, जिन्हें नहीं देखा गया हो, अब समझना बात को, जो हमारे सामने वास्तविक है, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम देख सके, जिन्हें हम देख चुके हैं, देखने वाली चीजें हमारे सामने मूर्त है। क्या है वो? मूर्त। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मुझे किसी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में एक किला है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में एक किला है जिसका निर्माण चित्रांकन मौर्य ने करवाया था, ठीक है। हाँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। अब मैंने सिर्फ क्या सुना है, सिर्फ मैंने क्या उसके बारे में सुना है। अब सुनने के बाद सिर्फ इतनी सी जानकारी मैं रखता हूँ कि वहाँ किला है, वो क्या है सुना है, तो वो मेरे लिए अमूर्त है। उसके बारे में जितनी भी चीज़ें वो सब मैं, अब उसके बारे में वह कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा साका हुआ, वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। सिर्फ मैं किले का नाम जानता हूँ और उसका निर्माण करता जानता हूँ, क्योंकि शायद मेरे सामने निर्माण हुआ था उसका, है ना, इसलिए मैं जानता हूँ, है ना। अब सुनो, जब निर्माण हुआ उसके बारे में जान रहा हूँ, और उसके बारे में ये नहीं जानता कि यहाँ कौन सा साका हुआ, कौन सी लड़ाई हुई, कौन राजा रह चुके हैं, वहाँ का इतिहास क्या है, वो मैं नहीं जानता, ठीक है। अब जब मुझे किसी के द्वारा, जिसमें इनमें से किसी ने बोला कि चलो सर आप नहीं जानते, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, और ये मेरे को लेके चला गया चित्तौड़, ठीक है। अब मैंने वहाँ जाकर के भले जो सुना उसको वहाँ जाकर देखा कि ये बताइए ये किला है, यहाँ पर जोर कुंड था, है ना, यहाँ ये था, यहाँ ये तालाब है, ये पद्मिनी तालाब है, यहाँ पर अलाउद्दीन ने कांच में से उनको देखा था, है ना, सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें जब मैं क्या जाना और मैंने जाकर के प्रत्यक्ष देखा, तो मेरे लिए क्या हो गई? वो मूर्त क्या हो गई। लेकिन जो नहीं जान रहा उसके लिए वो क्या है? अमूर्त। जो नहीं जानता या नहीं देखा उसने, उसके लिए क्या है? अमूर्त। तो इसीलिए देखो, शिक्षण कार्य के दौरान बालकों को पहले आप मूर्त चीज़ें लिख करके उनके सामने, जैसे बेटा ये कौन सा सवाल है, जैसे जोड़ का सवाल दिया है, घटाव का दे रहे, भाग का दे रहे, तो बच्चा बालक उस चीज़ को देख करके मूर्त रूप से समझेगा कि ये देखा, हाँ मैं जानता हूँ। फिर उनसे कहें क्या आपने गुणनखंड जानते हो? बालक का नहीं, ठीक है, नहीं जानते या देखे नहीं कभी, किए ही नहीं कभी, तो हम फिर उसको गुणनखंड करना सिखा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देखो है तो सरल से कटेली की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो जो जिसको नहीं देखा है, बालक जो नहीं जानता है, जिसको उसने नहीं देखा है, उससे उन्हें उसकी ओर ले जाया जाता है, ठीक है। अरे मूर्त से नहीं, जिसको देख चुका है उससे अमूर्त की ओर ले जाया जा सकता है। जो देख चुका है वहाँ से जो वो नहीं देखा है उसकी ओर ले जाया जा सकता है। जहाँ उसने चीज़ों को नहीं देखा, नहीं जानता, उन्हें वहाँ से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है, और वो चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा करके सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये शिक्षण सूत्र क्या कहता है? बालकों को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा करके सिखाना है, ठीक है। लिख लो, लिख लिया तो
अब देखो मूर्त से अमूर्त की ओर ये हो गया। अब इसके बाद अगला है, अगला एक और लिख लो, विशिष्ट से, विशिष्ट से अगला है लास्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर पहले विशिष्ट चीजें के बारे में जानकारी प्रदान करके उनका सरल करो, उनका सरलीकरण करना। ठीक है, हाँ, विशिष्ट जानकारी प्रदान भी की जानी चाहिए बालकों को। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखना नीचे देखो, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार, नीचे एक लाइन लिख लो, विशिष्ट से सामान्य। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को बालकों के सामने पहले विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बालकों के सामने इस शिक्षण सूत्र के अनुसार, लिख लिया, बालकों के सामने, देखो शुरू से लिखो, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार, लिख लिया, बालकों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए, उनका सरलीकरण या सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या उनका सरलीकरण या सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। लिख लिया सबने यहाँ तक? हो गया कंप्लीट? टीचर नहीं हुआ? इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनका सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया। अब इसके बाद देखो शिक्षण के सिद्धांत। अगला देखो शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत। तो देखो शिक्षण के सिद्धांत की अपन बात करें तो शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? निश्चित। सबसे पहले तो इसलिए देखो इधर निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण के क्या उद्देश्य निश्चित होते हैं। अगला है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्रिता का सिद्धांत। ठीक है, पूर्व अनुभव का सिद्धांत, पूर्वानुभव का सिद्धांत। ठीक है, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, पूर्वानुभव का सिद्धांत। लिख लो इनको पहले। अगला देखो क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। चौथा लिखो क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता या सक्रियता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, लिख लिया तक सबने?
देख लो। हो गया ना लास्ट। और देखो वास्तविक जीवन से संबंधित सिद्धांत, वास्तविक जीवन से संबंधित सिद्धांत। चलो अब देखो इधर, देखो अब इसको समझने के बाद अपने पास सिर्फ थोड़ी देर लिखने का ही काम करेगा, फिर थोड़ा लिखना है ना, इसको पहले समझ लेते फिर लिख लेंगे, है ना। चलो देखो शिक्षण के सिद्धांतों की अपन बात करें तो समझो, देखो इन सिद्धांतों में निश्चित उद्देश्य, यानी शिक्षण का सिद्धांत होता है शिक्षण निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या है? निश्चित उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। देखो जो शिक्षण कार्य होता है वो व्यक्ति की व्यवसायिक सफलता, जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता हो उसके लिए क्या करती है? उद्देश्यों का निर्धारण करती है और निश्चित उद्देश्यों के द्वारा ही लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायता करती है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षण की। किसकी आवश्यकता होती है? यानी शिक्षण के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा। अच्छा शिक्षण उसको उसके जीवन को सफलता प्राप्त करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। सबसे अधिक योगदान शिक्षण का ही होता है, जहाँ पर शिक्षण के द्वारा वो सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास करता है और वो विकास उसके शिक्षण में सहायक, उसके जीवन की सफलता में सहायक होता है। अगला है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। देखो बाल केंद्रिता मतलब जो शिक्षण कार्य हो वो बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। शिक्षण कार्य बाल केंद्रित हो, कैसा हो? तो बाल केंद्रित शिक्षण जो बालकों के स्तरानुकूल दिया जाता है, बालकों के स्तर के अनुसार क्या दिया जाता है? शिक्षण कार्य बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण किया जाता है। बालकों का ध्यान रखते हुए, बालकों की गतिविधियों, सभी प्रकार की जानकारी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है, उसे बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण। तो बाल केंद्रित शिक्षण होता है। तो यह शिक्षण का जो सिद्धांत है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यह शिक्षण बालकों के बाल केंद्रित शिक्षण के अनुसार दिया गया है, जिसके अनुसार बालकों का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास। क्या होना चाहिए? हाँ, तो बाल केंद्रित शिक्षण सर्वांगीण विकास का आधार होता है। ध्यान रखना, बाल केंद्रित शिक्षण कौन से विकास का आधार होता है? सर्वांगीण। इसके बाद देखो पूर्व अनुभव का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षण को पूर्व अनुभव से जोड़ता है। यह सिद्धांत शिक्षण को किससे जोड़ता है? पहले बालक कितना जानता है, कितना नहीं जानता, तो बालक के पहले के अनुभव के साथ जोड़ करके, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान। ध्यान रखना, पूर्वानुभव का जो सिद्धांत होता है यह बालकों को क्या सिखाना है? शिक्षण के दौरान, शिक्षण करने के दौरान शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बालक जो जानता है पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, जो उसका पूर्व का अनुभव है, यानी अगर आप नवीन ज्ञान सिखाना चाह रहे हो तो बालकों को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सिखाओ, पहले के ज्ञान से जोड़ करके सिखाओ। वो होता है पूर्व अनुभव का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत। शिक्षण कार्य के दौरान आप अपने शिक्षण कार्य को रोचक बनाओ। क्या बनाओ? रोचक। हाँ, इसके लिए आप उदाहरणों का प्रयोग करो, कथनों का प्रयोग करो, कोई भी दृष्टांत चीजों का प्रयोग करो जो बालकों को देखने में अच्छी लगती है। यानी उद्देश्य परिवर्तन जो कौशल होता है उसकी सहायता से शिक्षण कार्य को रोचक बनाते हुए क्या किया जाता है? बालकों को क्रियाशील बनाया जाता है, बालकों को एक्टिव किया जाता है। ठीक है, हाँ, एक्टिव। जैसे कोई नीरस हो जाता है, आलस आ रहे हैं ना, तो आलस आते टाइम पे उनको क्या किया जाता है? क्रियाशील बनाओ। क्रियाशील बनाने के लिए, उसको सक्रिय बनाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो सक्रियता क्या करती है? निरसता को खत्म करती है। ठीक है ना, हाँ, आलस आते हैं तो क्या करते हैं? अध्यापक के द्वारा उन चीजों का और अधिक प्रयोग कर दो जिसके द्वारा बालक जो होते हैं वो सक्रिय हो, एक्टिव हो पढ़ने के लिए। तो यह शिक्षण का सिद्धांत बालकों को क्रियाशील करता है। क्या करता है? क्रियाशील या सक्रिय करता है। क्या करता है? हाँ, ठीक है। यदि बालक बोर हो रहे हो ना तो फिर उनको ब्रेक दे देना चाहिए, है ना, थोड़ी देर उनको कोई और चीजें ले जाओ। जैसे मेरी बात सुनो, अब जीवन में क्या करते हैं? पढ़ते रहते
कभी कभी बोर हो जाते हैं इंसान, हो जाता है कभी बोर होना तो चीज़ होती है, लेकिन पढ़ाई में कभी बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई वो चीज़ है जो हमारी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है पढ़ाई की। सक्सेस होने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है जीवन में, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। शिक्षण ही वही कहता है, शिक्षण कार्य क्यों होता है। आज तुम लोग सब यहाँ किस लिए बैठे हो, तुमने भी तो किसी चीज़ के लिए आगे बैठे हो ना, कि यार हम क्या करना चाहिए, कि अपन को टीचर की जॉब लगनी है, आगे अपन कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए अपने जीवन में, किसी न किसी चीज़ से को मोटिवेट हुए हो, चाहे आप आंतरिक रूप से हुए हो, चाहे आप बाह्य रूप से हुए हो, लेकिन आपने ये जरूर सोचा है कि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित, सभी का लक्ष्य निर्धारित है और होना भी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जाएंगे आराम से बैठेंगे आ जाएंगे वापस, है ना, ऐसा नहीं है। अपना लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जिस लक्ष्य के लिए अपन यहाँ है वो पूर्ण होना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। हाँ, जीवन में सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं अपने हर क्षेत्र को मतलब हर परिस्थिति को मैनेज करते हुए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ, देखो क्लासों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को कम से कम 70-80, पिछले साल तो यहीं पर कम से कम 110 बच्चे होंगे शायद, इतने बच्चे बैठे। हाँ, पूरा भरा रहता था वहाँ तो सारे। इस बार तो पता नहीं, लड़कों ने तो सोच लिया कि 50% इनको दे ही दिया है ना फर्स्ट लेवल में, तो वैसे ही इन्होंने तो परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मेहनत होनी चाहिए, मेहनत होना चाहिए, बाकी वैकेंसी बड़ी आती है, बीएसटीसी में बढ़िया वैकेंसी आती है हमेशा, तो आएगी आती रहेगी। 2 साल में लगभग 36,000 जो टीचर बन चुके हैं लेवल फर्स्ट में, ऐसे लड़के भी टीचर बने हैं जिनके बहुत कम मतलब कम कटऑफ में भी नंबर आया हो। ठीक है, ध्यान रखा करो, ऐसे मत सोचो 1000-2000 सीट भी बहुत होती है अगर देखा जाए, क्योंकि कंपटीशन तो तुम्ही लोगों में, आज बीएसटीसी करने के लिए भी कंपटीशन तुम में है, आगे भी तुम में ही रहेगा। ठीक है, जो तुम लोग जो पढ़ने वाले कंपटीशन में रहेगा, तो अपने आप को प्रिपेयर करना सीखो बस जीवन में। ठीक है, बढ़िया मस्त तरीके अच्छे से रहो, ध्यान एकाग्र रखो, पढ़ाई में मन लगाओ और बस बिंदास होकर पढ़ाई करो, बस ये होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, नकारात्मक चीज़ें अपन को क्या करती हैं, नकारात्मकता की ओर धकेलती है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी होती है, जीवन को संगठित सुनियोजित तरीके से चलाने के उन सब पार्टों को हटा दो। ठीक है, वो कहते हैं ना लाइफ में नेगेटिव पार्ट, नकारात्मक चीज़ें यदि आपको परेशान करी हो तो उन चीज़ों को हटा देना चाहिए जीवन से, चाहे वो कोई भी हो सकता है। मैं एक बात जानता हूँ, कभी भी जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करो तो पढ़ाई के साथ करना, और किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के उनके विचारों का फर्क अपने जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हमें जुनून अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ठीक है, व्यक्ति क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उन चीज़ों को इग्नोर करो, अपना जो मकसद है उस पर ध्यान दो। सब चीज़ों का देखो उपलब्धि, अचीवमेंट जो होता है ना, उपलब्धि जो रिजल्ट जो होता है, सक्सेस जिसे बोलते हैं अपन, सक्सेस वो कुंजी है, एक वो तरीका है जो प्रत्येक व्यक्ति को जवाब दे सकता है जीवन में। ठीक है, सिर्फ सक्सेस, अगर आप सक्सेस नहीं हुए ना तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी कि नहीं, कोचिंग करी थी, है ना, घर वाले में कोचिंग करी थी, इसको ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन जब सक्सेस हो गए तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अच्छा पढ़ाया। ठीक है, जो लोग साथ नहीं होते वो साथ खड़े हो जाते हैं, जो दोस्त नहीं होते वो दोस्त हो जाते हैं, जो रिश्तेदार नहीं होते वो भी खड़े हो जाते हैं, हाँ वो मेरा जान पहचान वाला है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो जीवन में अपने आप में प्रिपेयर करो, कंपटीशन खुद से रखो, कंपटीशन दूसरे से नहीं खुद से रखना है। खुद से कब, अगर आज मैंने बेटर किया कल और बेटर करूँगा। ठीक है, जीवन में कभी भी तुम्हें लगे ना कि कुछ प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, तो कभी ये मत सोचना कि अपने साथ, कभी उन लोगों को देखकर सोचना जिन्होंने कितना संघर्ष किया, सीखना उन चीज़ों से। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अधिक संघर्ष करते हुए आज अपने आप को साबित किया। ठीक है, तो ये तो देखो आगे क्रियाशील सक्रियता का सिद्धांत हो गया। अब देखो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत समझना। व्यक्तिगत विभिन्नता है, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग होती है। ठीक है, व्यक्तिगत हमारे अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों में अलग अलग कौशलों में निपुण होता है। ठीक है, वो वही कार्य अच्छा कर पाता है जिस कार्य में उसकी क्या हो, देखो वो वही जिसमें उसका कौशल अच्छा हो, उस कार्य में उसकी क्या हो, प्रोसेस अच्छी हो, करने के तरीका अच्छा हो। ठीक है, हाँ, वो सफलता अच्छा प्राप्त कब करेगा, जब उस कार्य में वो परिपक्व हो, निपुण हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण कार्य को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अधिक अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से समझने वाले, और बहुत क्या होते हैं कम तैयारी करते हैं। कोई अच्छे से करते हैं, कोई कम तैयारी में बेहतरीन करते हैं। ठीक है, सभी का अपना अपना एक लेवल होता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता है।
ज्यादा पढ़ने पर या कम पढ़ने पर, उससे फर्क नहीं पड़ता। किस प्रकार से आप पढ़ रहे हो उस चीज पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में अलग होती है, चाहे वह शारीरिक विभिन्नता हो, चाहे मानसिक विभिन्नता हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में कार्य को करने के कौशल की विभिन्नता हो, ठीक है, कार्य कौशल की विभिन्नता हो, वो सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आते हैं। इसके बाद वास्तविक जीवन से संबंधित सिद्धांत। देखो, वास्तविक जीवन जो हम जी रहे हैं, जो हम जीवन गुजार रहे हैं, ये अपना क्या है, वास्तविक जीवन। यही क्या है, वास्तविक। तो हमारे जीवन से संबंधित जो सिद्धांत है, यानी शिक्षण कार्य को करते समय बालकों में आप ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करो जो उन्हें शिक्षण कार्य की ओर अग्रसित करे। तो वैसे उदाहरण आप वास्तविक जीवन से दो, जैसे उदाहरण खुद से दो। कभी कभी अध्यापक के द्वारा खुद का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जब वास्तविक जीवन से संबंधित कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो, सामाजिक कोई भी अन्य प्राणी हो, कोई भी हो सकता है, चाहे उसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो जो आप में बच्चों में शिक्षण की ओर क्या करे, प्रोत्साहित करे, मार्गदर्शित करे, अपना उसको मोटिवेट करे, ठीक है। तो वास्तविक जीवन से उदाहरण देने चाहिए जिससे शिक्षण कार्य को बेहतरीन या अच्छा बनाया जा सके, ठीक है, जिससे शिक्षण कार्य को और अधिक बनाया जा सके और अच्छा बनाया जा सके। शिक्षण कार्य यानी सिखाने की प्रक्रिया और अधिगम सीखने की, ठीक है भाई। तो ये अपने शिक्षण के सिद्धांत हो चुके 6, ठीक है ना। ये शिक्षण के 6 सिद्धांत लिख ले सबने, ठीक है। तो आगे लिखो। इसके बाद अगला टॉपिक लिखो, शिक्षण कार्य में। अगला टॉपिक लिखना, शिक्षण कार्य में या शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण कार्य में या शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की विशेषताएं। पाठ्यक्रम की विशेषताएं, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम विशेषताएं, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की विशेषताएं लिखना। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है ना, क्योंकि अपन ने सब कुछ समझ लिया है। अब इसके बाद में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए लिखो। नंबर एक लिखना, पाठ्यक्रम। नंबर 1 लिखो, पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया। पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का, पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का बताओ कौन सा चर होता है भाई, मध्यस्थ चर होता है ना। हाँ, तो पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का मध्यस्थ चर होता है, मध्यस्थ चर होता है, मध्यस्थ चर। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है वो शिक्षण प्रक्रिया का, ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का मध्यस्थ चर होता है जो शिक्षण प्रक्रिया में सहायक रूप से, जो शिक्षण प्रक्रिया में सहायक रूप से कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इसे शिक्षण का आधार कहा जाता है, शिक्षण का आधार कहा जाता है। अगला लिखो, पाठ्यक्रम बालकों के स्तर अनुकूल, पाठ्यक्रम बालकों के स्तर अनुकूल, पाठ्यक्रम बालकों के स्तर अनुकूल, स्तर के अनुकूल, है ना। पाठ्यक्रम बालकों के स्तर के अनुकूल, पाठ्यक्रम बालकों के स्तर के अनुकूल कोमा संशोधनीय, संशोधन करने योग्य, है ना। संशोधनीय बालकों के स्तर अनुकूल, संशोधनीय होना चाहिए, जिसके अनुसार समय समय पर महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ा जा सके। अगला देखो पॉइंट, अगला
पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जिसकी सहायता से बालक नवीन ज्ञान को लिख लिया। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, है ना, जिसकी सहायता से बालक नवीन ज्ञान को सरल रूप में ग्रहण कर सके। अगला पॉइंट देखो, पाठ्यक्रम में नैतिक आदर्श फिर कोमा सामाजिक लिख लिया। नैतिक आदर्श फिर कोमा सामाजिक लिख लिया तुमने। नैतिक कोमा आदर्श कोमा सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा का समावेश होना चाहिए। फिर आगे लिखो, पाठ्यक्रम अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम बालकों के सर्वांगीण विकास का आधार होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के सर्वांगीण विकास का आधार होना चाहिए। ठीक है, सर्वांगीण विकास का आधार होना चाहिए, जो सभी बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान कर सके, जो सभी बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान कर सके। फिर आगे लिखो, पाठ्यक्रम अगला, पाठ्यक्रम अभ्यास व अनुभव के साथ साथ लिख लिया। पाठ्यक्रम अभ्यास व अनुभव के साथ सामान्य जीवन से संबंधित होना चाहिए। अगला लास्ट लिख लो, पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने वाला होना चाहिए, जिसमें पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने वाला होना चाहिए, जिसमें शिक्षक के द्वारा शिक्षण विधियों
व शिक्षण सूत्रों इसमें शिक्षक के द्वारा शिक्षण विधियों व शिक्षण सूत्रों के अनुसार शिक्षण कार्य पूर्ण करने वाला होना चाहिए, पूर्ण करने वाला होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये अपने पाठ्यक्रम के विशेषताएं होगी। अब लिख लो लास्ट इसमें शिक्षण में, लास्ट अभी 5 मिनट का काम है, फिर उसके बाद अपन अधिगम के बारे में समझाऊंगा, है ना। ठीक है, क्योंकि वो भी पढ़ना है। अधिगम का है पूरा, अधिगम है फिर व्यावसायिक प्रतिबद्धता है CCA, कम से कम 2 दिन की क्लास तो कम से कम लगेगी भी, है ना, 3 घंटे की। तो इसके लिए अपन 24-25 तारीख को फिर क्लास रखेंगे। ठीक है, अभी आज रहेगी भी, है ना, अभी आधा घंटे और क्लास रहेगी आसानी से। अभी हाँ, मन में ये सोचो नहीं 20 मिनट नहीं, आधा घंटा है, क्योंकि 10 मिनट आप लोगों ने खराब कर दिए। कोई बात नहीं, अरे अभी तो अपन आए ही, ऐसा सोचा करो। हाँ, ऐसा सोचो कि हमने भले की क्लास को भूल जाओ, अपन ने 11 बजे क्लास स्टार्ट, भले की क्लास को भूल जाओ। क्या मैं भी ये सोच रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने सोच लिया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अरे थोड़ी देर सुकून की प्राप्ति करो, बढ़िया। देखो कभी कभी अपन कल्पनाएं करते हैं ना जीवन में, कभी कल्पनाएं करके देखना, कभी कभी अच्छी हाँ कल्पनाएं करना है, सुकून मिलता है। ठीक, इसलिए सुकून की प्राप्ति करो कि हाँ बढ़िया बैठे हैं, अभी आधा 1 घंटा पढ़ना है, मन से पढ़ना है, मतलब टॉपिक कंप्लीट करके ही जाना है। हाँ, बात 5 मिनट, चलो स्टार्ट करो। देखो आगे, हाँ देखो आगे, चलो अगला टॉपिक डाल लो, इसी में लास्ट है शिक्षण प्रक्रिया में। ये तो अपन बार लिख चुके हैं, लेकिन 2-4 लाइनें इसमें और लिख लो ना, क्योंकि ये सब जानते हैं अपन, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके साथ इसको लिखवा दो एक बार। ठीक है, तो लिखो शिक्षण प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक के गुण। ये अपन ने बहुत सी बार लिख चुके हैं ना, लेकिन फिर भी एक बार और थोड़ा बहुत लिख ले। शिक्षण प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक के गुण। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला शिक्षक कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। हाँ, शिक्षक अच्छा होना चाहिए ना, शिक्षक बढ़िया सुंदर होना चाहिए। देखो शिक्षण प्रक्रिया में जो अच्छा शिक्षक होता है वो सबसे पहले तो अपने विषय का क्या होना चाहिए, क्या था, अपने विषय का जानकार होना चाहिए, अपने विषय में परिपक्व होना चाहिए। सबसे पहले अपने विषय में कैसा हो, परिपक्व व्यक्ति होना आवश्यक है। ठीक है, हाँ, चाहे सुंदर होने से काम नहीं चलता शिक्षक का ना, परिपक्व होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षक का अपने विषय में क्या होना चाहिए, परिपक्व। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखना, लिखो देखो शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक, शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण, शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण लिख लिया। महत्वपूर्ण गुण उसकी अपने विषय में परिपक्वता है, अपने विषय में परिपक्वता है, उसके अपने विषय में क्या है, परिपक्वता है, जिसके अनुसार वह अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करता है, जिसके अनुसार वो अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण करता है या संपन्न करता है। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, एक शिक्षक का शारीरिक मानसिक संवेगात्मक
शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ होना आवश्यक है। अगला लिखो, शिक्षक नैतिक व आदर्शवादी, शिक्षक नैतिक व आदर्शवादी, नैतिक व आदर्शवादी विचारधारा के साथ साथ, शिक्षक नैतिक व आदर्शवादी विचारधारा के साथ साथ आदर्शवादी विचारधारा के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जानकार होना चाहिए। देखो समझना, सांस्कृतिक मूल्य क्या होता है, या सामाजिक मूल्य, या नैतिक मूल्य, या आदर्शवादी मूल्य। मूल्यों का मतलब होता है वो गुण जिनमें सभी आ जाती है सारी चीजें, ठीक है। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, ठीक है, शिष्टता, शालीनता, धैर्यता, सहनशीलता, ये सारे नैतिक आदर्श गुणों में आते हैं, ठीक है। नैतिक व आदर्श गुण यही है, ठीक है ना। अगली लाइन में लिखो, अगला लिखो, शिक्षक का व्यवहार सरल व सहज होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार सरल व सहज होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार सरल व सहज होना चाहिए तथा वह मधुर स्वभावी होना चाहिए। मधुर स्वभावी होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो, शिक्षक में सभी बालकों के प्रति शिक्षक में सभी बालकों के प्रति समान अच्छा व निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। समान, अच्छा व निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार, यानी किसी प्रकार की कोई पक्ष नहीं ले किसी का, ना अध्यापक किसा हो, किसी सभा के सभी का समान व्यवहार रखने वाला हो, ठीक है। हाँ, नहीं तो कोई अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है, ठीक है, उसके साथ ऐसा नहीं करो कि नहीं ये तो मेरे मिलने वाला है, इससे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी पर्टिकुलर हमारा उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। अगला लिखो, शिक्षक में सकारात्मक व प्रजातांत्रिक, शिक्षक में सकारात्मक व प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक व प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए जिसके आधार पर वह शिक्षण कार्य को अधिक श्रेष्ठ बना सके। अगला लिखो, अच्छे शिक्षक द्वारा बालकों को अभिप्रेरित व मार्गदर्शित
करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छे शिक्षक द्वारा बालकों को अभिप्रेरित व मार्गदर्शित करना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक में अच्छे मार्गदर्शन व अच्छे निर्देशन के गुण होना चाहिए। अच्छे निर्देशन के गुण होना चाहिए। आगे देखो, अगला देखो, अच्छे शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण कार्य को सुनियोजित तरीके से अच्छे शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य को सुनियोजित तरीके से पूर्ण करना चाहिए तथा अच्छे शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य को सुनियोजित तरीके से पूर्ण करना चाहिए तथा समय समय पर बालकों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। बालकों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। समय समय पर बालकों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये जैसे बहुत सारी चीजें, ईमानदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, चलो एक और लिख लो, एक लास्ट लिख लो। एक अच्छा शिक्षक अपने कार्य के प्रति देखो मैं 3 बार बोल रहा हूँ, क्यों 3 से 4 बार भी बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो आराम से लिख रहे हैं ना, कभी वो पीछे वो क्या करते हैं, कॉपी गिर जाती है, फिर कॉपी उठाते हैं, फिर उसको लिखेंगे वापस से, है ना, तो फिर छूट जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को, ये लिखा ना, हाँ, एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के प्रति, लिख लो आगे, एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ वो उत्तरदायी, ऐसे लिखो, उत्तरदायी, कर्तव्यनिष्ठ वो उत्तरदायी। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ वो उत्तरदायी व्यक्ति होना चाहिए। जो शिक्षण कार्य को अधिक श्रेष्ठ रूप से बालकों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हो, तथा शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सशैक्षणिक गतिविधियों को भी सम्मिलित करने वाला होना चाहिए।
ठीक है, सम्मिलित करने वाला होना। देखो ये अपने शिक्षण वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल अपन ने शिक्षण अधिगम स्टार्ट किया था, शिक्षण वाला पार्ट कंप्लीट, सब कुछ पढ़ लिया इसमें अपन ने। अब पढ़ेंगे अगला, और वो है अपना अगला, हाँ अब उसमें लगेंगे अपने कम से कम 2 घंटे। और आप लोग ब्रेक दे दूं? अरे बहुत सारे सोच रहे कि वास्तव में पढ़ाएंगे इसे क्या, है ना? चलो ठीक है, आप लोगों की इच्छा है, मैं तो शाम तक भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कल भी क्लास में, चलो कल तो बता दिया, तो देखते क्या होता है, बता दिया जाएगा। वैसे टाइम तो ये रहेगा तुम्हारा ना, सुबह का है ना 8 बजे का, ठीक 7 का। चलो आगे देखो, अधिगम। अरे बस थोड़ा सा कॉपी मत करना, थोड़ी देर, मतलब ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, समझेंगे 2-4 लाइनें लिखवा सकता हूँ बस, ठीक है। बाकी फिर तब 12:15 तक तुम्हें मैं छोड़ दूँगा, ठीक है ना, 15 तक। देखो अधिगम, अधिगम लर्निंग। देखो ये होता है अधिगम यानी लर्निंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं अधिगम की। देखो अधिगम यानी लर्निंग। अब देखो शब्द से समझना बात, अधिगम लर्निंग, लर्निंग मतलब क्या होता है? वेरी गुड, लर्निंग मतलब सीखना। तो देखो अधिगम के अर्थ की अपन बात करें, अधिगम के इसकी बात करें अपन अर्थ की, ध्यान रखना। अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ शॉर्ट रूप में, सामान्य रूप में, संकुचित रूप में कहा जाए तो सीखना। संकुचित रूप में अधिगम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सीखना। क्या होता है भाई? सीखना। अब अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। लेकिन सीखना भी कब होगा? अरे सीखना भी तब होगा जब सीखने में, सीखना तब सही होगा जब अपेक्षाकृत, सीखने के लिए व्यवहार में अपेक्षाकृत, व्यवहार में अपेक्षाकृत सकारात्मक, वो वांछित परिवर्तन हो, वो वांछित परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन। ठीक है, तो देखो सीखना का पता है व्यवहार में अपेक्षाकृत सकारात्मक, वांछित सकारात्मक परिवर्तन, वांछित परिवर्तन। ठीक है, तो ये होता है भाई सीखना। सबसे पहले बात करते हैं अधिगम यानी सीखना क्या होता है। अधिगम यानी सीखना, अर्थ है इसका कि शिक्षण के द्वारा अध्यापक अपनी विषय वस्तु को क्या करता है? सिखाता है। अरे अध्यापक क्या करता है? सिखाता है। आप सभी लोग भी सिखाओगे ना? हाँ सिखाओगे, ऐसा सोचा करो, सिखाना है आगे जाके। ठीक है, तो सिखाना है और बालक क्या करेगा? सीखेगा। सिखाना है, बालक क्या करेगा? सीखेगा। तो आपके द्वारा जो किया जा रहा है वो क्या है? शिक्षण। और बालक जो क्या कर रहा है? अधिगम। ठीक है, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है बस। चलो देखो, तो सीखना, तो अधिगम यानी सीखना होता है। अर्थ की बात करें तो क्या होगा? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है भाई? सीखना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो परिभाषा की अपन बात करें तो सबसे पहले देखो अभ्यास, अभ्यास एवं अनुभव, अभ्यास एवं अनुभव या प्रशिक्षण, अभ्यास एवं अनुभव या प्रशिक्षण, अभ्यास एवं अनुभव या कहें तो प्रशिक्षण, अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर अभी लिखना नहीं है किसी को ना, मैं बता दूं, मैं बताऊंगा पहले बाद में। अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर व्यवहार में होने वाले वांछित सकारात्मक, वांछित सकारात्मक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। देखो अर्थ क्या हो गया?
सीखना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन बताऊं मैं तुम्हें कि जैसे अधिगम का अर्थ होता है, ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन हो, ठीक है, ऑप्शन सी किसी का निरीक्षण करना, ठीक है, और ऑप्शन डी है अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर सीखना या व्यवहार में परिवर्तन सकारात्मक रूप से सीखना। तो कौन सा मानेगा? डी वाला। ध्यान रखना, डायरेक्ट सी वाला ए वाला तभी से होगा सीखना जब उससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो। ठीक है, इसमें अपने यही चलता है, ध्यान रखना है सीख का कि अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। जब तीनों ऑप्शन अलग आ रहे हो तब कौन सा सही रहेगा? सीखना। जब तीनों ऑप्शन एक जैसे हो और जहां पर ये दे रखा हो कि अभ्यास, जहां पर ये आ जाए शब्द अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण या के आधार पर होने वाला वांछित सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन अधिगम है, तो फिर ये वाला सही रहेगा, चाहे अर्थ की बात हो जाए। परिभाषा है वैसे तो है, लेकिन अर्थ में भी यदि पूछा जाए ऑप्शन डी है, ऑप्शन 4 आ जाए और वहां पर सिर्फ सीखना लिखा हो और दूसरे में इतना थोड़ा बड़ा लिखा हो, अक्सर देखा किया होगा आपने, ज्यादा लंबी लाइन होती है ना वो ज्यादा सही निकल जाती है। हाँ, देखा होगा आपने कि ज्यादा लंबी लाइन सही होती है, लेकिन लंबी लाइन को फिर ढंग से पढ़ना होता है, अच्छे से समझो उसको, उसके लैंग्वेज समझो, बोले वो कहना क्या चाहता है ना। हाँ, कहना क्या चाहता है वो समझना तो जरूरी है, अगर तुमने वो नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के आधार पर व्यवहार में होने वाले वांछित सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। ठीक है, चलो टॉपिक डाल दो कॉपी में, डाल लिया? देखो सबसे पहले अर्थ स्टार्ट कर देते हैं इसको ना, फिर अपन जाएगी अगली क्लास में, यहाँ से आगे स्टार्ट कर देंगे। लिखो अर्थ, अधिगम का अर्थ लिखो। अधिगम का अर्थ सीखना है, क्या है? ऐसा कैसे लिखो? अर्थ सीखना, लिख लिया? ठीक है, फिर इसके नीचे ही लिखा, अर्थ में लिखना, अगली लाइन नहीं छोड़ना, डायरेक्ट लिखो। किसी विषय वस्तु व ज्ञान की संरचना को, किसी विषय वस्तु व ज्ञान की संरचना को समझते हुए, किसी विषय वस्तु व ज्ञान की संरचना को समझते हुए सीखना, समझते हुए सीखना। अधिगम का अर्थ क्या हो गया? सीखना। ठीक है बात? अब लिखो आगे परिभाषा, सामान्य जो परिभाषा है वो लिखना। लिखो परिभाषा में अभ्यास एवं अनुभव, अभ्यास एवं अनुभव, अभ्यास एवं अनुभव, क्वेश्चन में लिख लेना प्रशिक्षण। अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर, अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर व्यवहार में होने वाले अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर व्यवहार में होने वाले वांछित सकारात्मक एवं अपेक्षाकृत जिसके ऊपर अपेक्षा करते हैं, लिख लिया? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कराते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे तो जो पीछे रह जाते हैं ना, वो बोर्ड में लिखने में बहुत जल्दबाजी से लिखते हो, सर ने लिखा फटाक से लिख लिया ना, बाद में कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो बाद में समझ लेंगे। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कराता है? अधिगम कराता है। क्या कराता है? अधिगम। ठीक है, तो बालकों के व्यवहार में, किसी के भी व्यवहार में होने वाले, देखो ध्यान रखना इस चीज को, याद रखना। पिछली बार ये का एक क्वेश्चन आया था, किसी ने एग्जाम दिया हो तो दिया था ना, होने वाला बेटे दिया था ना, ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था? आया था, बोला तुमने से आया था, बोला अनुभवशील व्यक्ति अपना अनुभव प्रकट किया करा ना। ठीक है, तो ध्यान रखना अभ्यास, अनुभव, अभ्यास, ध्यान रखना। अरे चीज को समझो, अभ्यास, बार बार किसी कार्य को करते तो क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास करने से क्या मिलता है? अरे बार बार किसी कार्य को करेंगे तो अभ्यास, अभ्यास से क्या मिलता है? अनुभव के आधार पर फिर व्यवहार किसमें? व्यवहार में होने वाले वांछित सकारात्मक एवं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? अधिगम। ठीक है, तो ये अधिगम कहलाता है।
आगे बात समझ आप? चलो ठीक है, फिर अगली क्लास। ठीक है भाई, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास।